नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। अगर आप ये हमारा सेकंड लेक्चर है, अगर आपने अब तक हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस फर्स्ट वीडियो को जाकर देखें। आपको फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में, बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, फिर से हम एक बार आपका रिव्यू कराना चाहते हैं कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये बीएचयू में पूछे गए हैं। बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी नर्सिंग में हम लोग का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर। हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्या किए थे? 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो था वो हमारा बीएचयू प्रीवियस ईयर से था और जो 2 क्वेश्चंस थे वो जेईई मेंस थे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 6 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे, ठीक, जिसमें से हमारा 4 क्वेश्चंस बीएचयू से होगा जो बीएचयू प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ऑलमोस्ट, और हमारे 2 क्वेश्चंस जेईई मेंस के होंगे। शायद अब आप फिर सोच रहे होंगे कि सर जेईई मेंस के क्वेश्चंस आप यहां पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं जबकि हमको एंट्रेंस एग्जाम देना है बीएचयू का। तो मैं आपको बता दूं आपकी सुविधा के लिए कि कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ बीएचयू के कुछ स्पेसिफिक कोर्स है, जैसे बीएससी बायो हो गया, बीएससी मैथ हो गया, इसमें क्या करता है बीएचयू अपना पैटर्न चेंज करने के लिए जेईई मेन से क्वेश्चंस को उठाता है और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और वो उठा के डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता है। तो भविष्य में आपको ऐसा ना फील हो कि हम ये जेईई मेंस के क्वेश्चंस तो डिस्कस ही नहीं किए थे या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे हम काउंटर करना नहीं सीखे थे, तो आपका इसलिए पेपर गड़बड़ ना हो, तो इसलिए हम लोग दोनों पैरेलल मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहले 4 क्वेश्चंस जो बीएचयू में पूछे जा चुके हैं और उसके बाद 2 क्वेश्चंस जेईई मेंस के डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर के चैप्टर को नहीं पढ़े हैं अब तक, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल उतना ही है जितना जो बच्चा इसको पढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, उसका सारा बैकग्राउंड लेकर ही डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने किया क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन को टिक कर दिया। हम उस क्वेश्चन के सारे बैकग्राउंड को समझेंगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसके सारे थ्योरी पार्ट को समझेंगे और उसके थ्रू होते हुए हम लोग तब अपने ऑप्शन में पहुंचेंगे। तो इसलिए क्या होगा, अगर आप पढ़ चुके हैं चैप्टर तो आपका ये पूरा रिपीट हो जाएगा, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी आपको पूरा क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ लिया कि हमारा ये क्वेश्चंस है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि 4 ऑप्शन हम लोग ढूंढने लगे कि सर इसमें से ऑप्शन क्या सही है। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि जब कभी भी आप पहले क्वेश्चंस को रीड करें तो आप उसको देखिए कि उसमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं, हर एक वर्ड, अब जैसे आर्टिकल ना हो ए एंड द, लेकिन जो स्पेसिफिक वर्ड हैं, जो स्पेसिफिक वर्ड वहां पे यूज हो रहे हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं, उनका मतलब क्या है, उसका फील आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपको फिजिक्स में फील नहीं मिलेगा तब तक आप उस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे दिमाग में कुछ चीजें आई, जैसे अगर मैं चाहूँ तो यहां से बता दूं कि चलो ठीक है ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये तो उन लड़कों के लिए खतरनाक हो जाएगा जो चैप्टर नहीं पढ़े, ठीक। तो मैं आपको पूरा थ्योरी बताता हूं, एकदम मजेदार, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, और उसके बाद तब बताऊंगा मैं कि यहां पर जो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, ये मान लेते हैं ये हमारा इस इधर माइनस क्यू चार्ज है और इधर हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और एक दूसरे से वो मान लेते हैं हमारा उसका सेंटर है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है? 2l है। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l है। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के चार्ज और अपोजिट साइन के हैं, मतलब अगर एक प्लस तो एक माइनस, आप जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 चार्जेस को, अच्छा यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि ये डिस्टेंस इतना बड़ा है, लेकिन इतना डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस पे लोग रखे होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। आपको पता है कि जो लाइक नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो अनलाइक नेचर के होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सर बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो सर सुनिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को दिखाते हैं पी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर हम लोग निकालें, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पूरा ये संरचना है, जो ये स्ट्रक्चर है, हम लोग अब निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर निकालें तो हम लोग लिखते हैं कि वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू इंटू
2L। मतलब क्या है कि जो हमको चार्ज दिया हुआ है उस चार्ज में से एक चार्ज ले लो और उनके बीच का डिस्टेंस और मल्टीप्लाई करा दो तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको क्या कहते हैं, वेक्टर पी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो हमको पता चल गया कि हमारा वेक्टर पी क्यू इंटू 2L। तो अब आपको फील आया कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और वहां पे ले जाके हमको रख दिए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या उसके ऊपर रियलाइज होगा। जैसे अगर मान लो कि तुम मान लेते हैं कि हम एक डाइपोल है, हमको ले जाके किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा दिया गया, तो हमारे ऊपर हम क्या क्या फीलिंग कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद, वही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है कि उस पर केवल एक फोर्स सिंपल सा लगेगा। अगर कोई डाइपोल उठाएं और ले जाके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो एक सिंपल सा फोर्स उस पर लगेगा। एक ऑप्शन में कह रहा नहीं, उस पर केवल और केवल टॉर्क लगेगा। अभी मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। फिर कह रहा नहीं, ना तो फोर्स लगेगा ना तो टॉर्क लगेगा। तो इतना ये ऑप्शन तो ऐसे भी आप गलत कर दोगे, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उस पर लगेगा ही। और फिर कह रहा है फोर्स और टार्क उस पर दोनों लगेगा। तो आइए हम लोग थ्योरी के माध्यम से समझते हैं कि हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए मान लेते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, डाइपोल रख दिया है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, डाइपोल रख दिया है। मान लेते हैं इस पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। जैसा कि हमने आपको बताया भाई डाइपोल है तो दो अपोजिट साइन के और इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज आपको बनाने पड़ेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2L होगा। इतने बात क्लियर आपको। वेक्टर ई का डायरेक्शन हमारा इधर है। क्या आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसा कि अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर ये पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में से निकाल कर उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि F = Q के बारे में वहां पर भी डिस्कस कर चुका हूं। चलो, तो इतना फोर्स हमको पता चल गया कि यहां पर एक्ट होता है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका फोर्स का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। और जो निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज रखा हुआ है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो उस पर जो फोर्स एक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो अपोजिट साइन में इधर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो उसके अपोजिट साइन में इधर जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आपको आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमारा इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है वेक्टर F, वो उसका डायरेक्शन इधर होगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और इसका जो डायरेक्शन है ये इसका इधर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और मैंने आपसे कहा कि भैया निगेटिव चार्ज रहेगा तो उल्टा लगेगा। अब आप यहां पे देखो F नेट यहां पे 0 आ रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर F और ये वेक्टर F दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। यहां से भी सॉल्व करोगे तो QE आएगा और यहां से भी सॉल्व करोगे इसको तो QE ही आएगा। दोनों इक्वल हैं और अपोजिट साइन, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक फोर्स इधर लग रहा है, सोचो अगर 10 न्यूटन का बल इधर और 10 न्यूटन का बल इधर, 10 न्यूटन का फोर्स उधर, 10 न्यूटन का फोर्स इधर, तो दोनों एक दूसरे को, दे विल कैंसिल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे हम लोग को एक चीज मिल गई कि F नेट हमारा 0 है। F नेट 0 होने का मतलब क्या है, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। कभी कभी आपको क्या करेगा, ऑप्शन पलट देगा, ऑप्शन आपको पलट देगा, पूछ सकता है कि क्या ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होने के लिए F नेट क्या होना पड़ेगा, 0, और जो कि यहां पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि 0 है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉर्क के बारे में कि टॉर्क एक्चुअल में होता क्या है। देखिए आप एक बात बताओ, एक फोर्स उस पर उधर की तरफ लग रहा है, एक सिरा पे, एक फोर्स इसको इधर लग रहा है, तो क्या ये फोर्स एक ऐसे रोटेट नहीं करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगा। बताओ, ये इसको इधर मोड़ेगा और ये इसको इधर, तो दोनों एक दूसरे को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके परपेंडिकुलर, और उसी कैसे जूम जूम ऐसे ऐसे करेंगे, सब रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, हमने अब टॉर्क का फार्मूला को पता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, क्या होता है हमारा टॉर्क का फार्मूला, फोर्स
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है? फोर्स के बीच, फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन जैसे फोर्स लग रहा है और लाइन ऑफ एक्शन आपका ये, तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों के बीच का एंगल होता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है। आप इसको जब सॉल्व करोगे और ज्यादा तो आपको मिलेगा पीई साइन थीटा। क्या आपको मिलेगा? पीई साइन थीटा। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? इसको यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाते हैं क्योंकि हम लोग इसको स्केलर फॉर्म में लिखे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ। इसको वेक्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वेक्टर पी और क्रॉस में वेक्टर ई। अगर कहीं लिखा हुआ है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, क्या वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। और जो हमारा ये थीटा होता है, थीटा ये क्या होता है? ये हमारा होता है एंगल बिटवीन, क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां से फिल कर सकते हो। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो उधर होता है वेक्टर पी, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई, और इनके बीच का एंगल हमारा बन रहा है थीटा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टॉर्क हमारा जीरो नहीं है क्योंकि इसका दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टाउ नेट है इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसके पास नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने क्या समझा? अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर आप कोई हमारा डाइपोल है जो यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हमारा कोई डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो एक्सपीरियंस करेगा एफ नेट जीरो है, तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, उस पर एक्ट होगा तो केवल और केवल टॉर्क होगा। तो इस प्रकार से हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा कहाँ गया? ये टॉर्क होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे क्या होगा? केवल और केवल टॉर्क होगा। तो सर क्या कोई कंडीशन ऐसा भी है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमारा नेट एफ नेट भी जीरो नहीं होगा? हाँ है। अगर आपको कहीं ये लिखा मिल जाता है, अगर आपको कहीं ये लिखा मिल जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then we can say, then we will say that vector f net is not equal to 0 and हमारा जो टाउ नेट होगा वो भी हमारा 0 नहीं होगा। तो हमने देखिए पूरा मैंने इसका बैकग्राउंड बता दिया, तो जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी पूरा समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डाइपोल क्या होता है, उसके बाद उसकी सारी थ्योरी को मैं बताया। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा है लेकिन मैं आपको इसमें से कुछ बताऊंगा, कुछ चीज को सुनिए। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, अच्छा वैद्युत पारगम्यता। देखिए कितनी भयंकर हिंदी लिखा है, विद्युत पारगम्यता। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक विशेष सूचना, एक विशेष सलाह। होता क्या है पेपर में कि कभी कभी वो हिंदी के वर्ड को चेंज कर देता है आपको भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है। आप इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की हिंदी क्या जानते थे? वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इतना आपको पता था। लेकिन यहाँ पे वैद्युत पारगम्यता दिख लिया, तो सर इसके लिए क्या करें अगर हमको भ्रमित कर रहा है? तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आप लोग सीख लीजिए। देखिए इंग्लिश ये नहीं चेंज कर पाए हैं, इंग्लिश इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक। तो यहां से आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हिंदी आप देख रहे हैं तो बहुत ही भयंकर हिंदी लिखा हुआ है, पारगम्यता। तो सर क्या होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी? चलो देखो बताते हैं। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक, या ऐसे ही बोल दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको कहते हैं हिंदी में निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की
देखिए क्वेश्चन का आंसर बताना 1 सेकंड का काम था, विद्युतशीलता। लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये आपके लिए एग्जाम में फायदा करेगा। कहीं से अगर घुमाएगा तो आप घूमोगे नहीं। ऑप्शन तो ठीक है, ऑप्शन अभी आपको बता दिया जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपको ही पता होगा क्या सही है। और जो इसका यूनिट होता है आपको हम बता देते हैं, चलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये पता कहाँ चला? आपको पता है कि F = K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है, इतना एग्जैक्टली पता है। चलिए ठीक है, फिर आप यहाँ से क्या करोगे, ये K है हमारा, वैसे K हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी नहीं है, ध्यान रखना। चलो पूरा ओपन करके ले सकते हैं, तो आप लोग कहोगे कि इसको देखो 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन में R², इतनी बातें आपको पता चल गई। हमको निकालना है ε0, ये निकालना है हमको। तो यहां से अगर आप ट्रांसफर कर लो ε0 को तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ। यहां से आपको मिलेगा F 4πr², आपको मिलेगा F इंटू में 4π इंटू में R² और अपॉन नीचे चला Q1 Q2। यहां से आपको मिला Q1 Q2। तो F का क्या होता है? न्यूटन। अब देखिए 4π का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि डिजिट है, डिजिट क्या होती है? यूनिटलेस होती है। R² अगर रखा हुआ है तो आप लिखोगे मीटर स्क्वायर, और आप अगर Q1 Q2 तो Q का भी, क्योंकि Q भी चार्ज है, Q1 भी चार्ज है और Q2 भी चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है? कूलम। इस प्रकार से आपको मिलेगा कूलम स्क्वायर, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो सो ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन आपका बी सही है। तो क्या सर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? जरा रुको भी, मैं आपको इसमें से कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूँ, आप उसको नोट डाउन करिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए ε0 तो आपको पता चल गया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, POFS, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। εm भी होता है कुछ और εr भी कुछ होता है, इसको समझ लीजिए। होता क्या है, मैंने देखा है कि अधिकतर कंफ्यूजन इसी में रहती है, सर ε0 εm εr लिख के चले जाते हैं और हम तो कुछ समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज, एमंग दीज। ठीक है, अब देखो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ, इसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है और ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है, और इसको बोलते हैं K बराबर डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी में अगर बोलें तो परावैद्युतांक। हिंदी में क्या होता है? परावैद्युतांक, या इसको बोलते हैं रिलेटिव εr। K को डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, εr दोनों बराबर हैं। εr को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। सापेक्ष वैद्युतशीलता, क्या बोलते हैं? सापेक्ष वैद्युतशीलता। अब आपको समझ में आ गई सारी बातें, इतना आपको पता चला। ये हमारा क्या है? ये हमारा निर्वात की विद्युतशीलता है। ये हमारी क्या है? किसी मीडियम की क्या है? ये हमारी किसी मीडियम की क्या है? ये हमारा क्या है? फ्री स्पेस में ये हमारा क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। ये किसी मीडियम की वैद्युतशीलता, और ये क्या है? डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक या सापेक्ष वैद्युतशीलता इसको कहते हैं। और इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? εr εm/ε0। इसको आप लोग यहां से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मजा आया कि नहीं? अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं रह गई आपको। εr बराबर εm/ε0, और इसी के हिसाब से आप लिख सकते हो μr μm/μ0। कुछ नहीं, नाम कहाँ जहां पे ये सब लिखा हुआ है, जैसे μr को बोलते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है, चुंबकशीलता, इसको बोलते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। μm इसको बोलते हैं क्या? परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, तो इसको बोलते हैं हम लोग माध्यम की चुंबकशीलता। और ये μ0 है, μ0 को क्या बोलेंगे? निर्वात की चुंबकशीलता μ0 बोलते हैं, या परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आई होप कि आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। आपको एक चीज बता दें कि अगर आप इस BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, हम आपको बता दें पहले कि हमारा जो BHU वर्ल्ड चैनल है, ये BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कई सारे विभिन्न कोर्सेज जैसे BA आर्ट्स सोशल साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ्स एंड बायो नर्सिंग, या LLB या BA LLB के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को,
ऑनलाइन कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप इस पे कॉल करके इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कैसे कैसे इसका रनवे है। या आप एक ऐप है जिसका नाम है शिक्षा वर्ल्ड, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप शिक्षा वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? एक नया क्वेश्चन, ये भी BHU का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में? एन इनफाइनाइटेसिमली थिन मेटल शीट हैज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द शीट इज। इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये फील हो रहा है कुछ कुछ कि एक हमारा कोई क्या है, थिन प्लेट है, शीट है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, क्या है, और बहुत ही क्या है, ये थिन है, बहुत थिन है, बहुत थिन है, मेटल शीट है। इसके पास एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी तो आप लोग सुन चुके हैं, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, और इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट हुआ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी कहानी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी जानना चाहते हैं तो आप पहले वीडियो पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने से पहले इस क्वेश्चन में आए हुए टर्म्स को समझते हैं। यहां पे है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो आप इसको समझो कि यूनिफॉर्म सरफेस क्या है, हिंदी यहां पे लिखी हुई है एक समान तल आवेश घनत्व सिग्मा। हिंदी वाले परेशान ना हो, लिखा हुआ है तल आवेश घनत्व सिग्मा। तो होता क्या है सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखाते इसको कैसे हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। और आपका सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन में एरिया। मतलब क्या है? Q अपॉन A। इसका मतलब क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमारा क्या होता है? कुछ नहीं होता, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ही होता है, बस हमको निकालना पर यूनिट एरिया में है। अगर हमारा कोई ऐसे सीट दिया है, ऐसे सीट दिया है, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि आपके फ्रंट पे ऐसे सीट रखा हुआ है, उस पर आपने क्या किया कि यूनिफॉर्म चार्ज को लाके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो यूनिफॉर्मली है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप कह रहे हो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? मान लेते हैं आपका सीट वो रेक्टेंगल है, तो आप क्या करो कि उसके एकांक एरिया में, एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, उसके पर यूनिट एरिया पर कितना मैग्नीट्यूड है, चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है, अगर आप इसको फाइंड कर लो तो वही आपका सिग्मा बन जाता है। यहां से देख लो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन एरिया Q अपॉन A। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ नियर द सीट, नियर द सीट क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो सपोज करते हैं कि हमारा ऐसे खूब छोटू सा मोटू सा पतला सा ऐसे है, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसे इस पे चार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूट है, टिक 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 टिक। चलो ये T नहीं है भाई साहब, ये प्लस प्लस है। अब माइनस माइनस कर दो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यूनिफॉर्मली। इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, मान लेते हैं इस छोटे से टुकड़े का जो एरिया है वो DA है। कितना है? DA है। अच्छा तो होगा क्या, होगा क्या कि यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स वही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। मान लेते हैं कि यहां से हमारा जो फ्लक्स निकल रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ले हम लोग। चलो फाई की निकाल लेते हैं हम लोग। फाई ई कितना होगा? फाई ई आपको पता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक छोटू सा टुकड़ा लिए हैं तो ए यहाँ पे लेंगे डी ए। अच्छा या यहाँ पे आप लोग करो तो आपको मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है आपका? थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब हमारा यहाँ पे एरिया क्या हो गया है? डी ए, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश हो गया। चलो
अब ई डी ए कॉस थीटा तो होता क्या है, एरिया वेक्टर। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एरिया वेक्टर का फील दिलाता हूं। मान लेता हूं कि ये मेरा थिन प्लेट है, ठीक है, और इस थिन प्लेट पे हमारा एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। जो देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बहुत सारी निकल होती है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो वैद्युत बल रेखाएं इस सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत निकल रही होंगी, वही हमारी होती है फ्लक्स। वो तो हमारी फ्लक्स हो गई, वो तो फ्लक्स की कहानी हो गई। और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर आप इस मान लेते हैं पूरा हमारा ये थिन प्लेट है, इसके एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। अब सुनो, मान लेते हैं यही हमारा है, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर मैंने क्या कहा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए और एंगल बीच का 0 हो गया। तो इस हिसाब से आप इसको ले सकते हो ई डी ए। ये हो गया हमारा फाई ई। क्या हमारा आंसर है? नहीं नहीं, अभी सुनो, ठहरो जरा, आंसर आपका ये नहीं है, आंसर आपका कुछ दूसरा है। अच्छा, यहां से निकल रहा था। चलो, आपको गॉस थ्योरम मालूम है, फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस लॉज बोल दूं, क्या आपको पता है गॉस का नियम क्या था? वो क्या कहते थे कि अगर हम लोग कोई क्लोज्ड ले ले बॉडी, ठीक, तो उसका जो होता है पूरा टोटल फ्लक्स होता है, कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स ज्यादा होता है उस टोटल जो उसके अंदर कंटेंट है चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो हमने क्या करा कि फाई ई निकाला, फाई ई हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स जो हमारा वहां पे टोटल चार्ज है। तो अब आपको मैं बता दूं, छोटू सा टुकड़ा काटे हो तो छोटू सा उस पे चार्ज भी होगा ना, डी क्यू अमाउंट में, तो डी क्यू अमाउंट पे हमारा यहाँ पे चार्ज ले लिए। अच्छा, अब भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी तो यूज करो, वो भी तो कह रहा है भाई हमको भी यूज करो, हम भी तो क्वेश्चन में आए हुए हैं, कुछ तो हमारी अहमियत रखो। तो हम लोगों ने क्या किया, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डी क्यू अपॉन एरिया डी ए ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए लिख सकते हो। आप बताओ, क्या आपको इसमें कोई डाउट है? आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आप भाई साहब ये करो कि डी क्यू की इस वैल्यू को ले जाकर यहाँ पे पुट कर दो, हमको मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू सिग्मा डॉट डी ए इंटू है, डॉट और प्रोडक्ट थोड़ी हो रहा है, ये मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, और ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, ठीक। अब आप यहां से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों हमारा बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इस क्या पूछना है, ई डॉट डी ए और बराबर हो गया हमारा सिग्मा डॉट डी ए अपॉन में एप्सिलॉन, डी ए से कैंसिल हो गया, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्या आपको समझ में आया? इसीलिए मैं बोला कि जो लड़के इस पूरे जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, स्थिर वैद्युतिकी कैपेसिटर संधारित्र नहीं पढ़े हैं, फिर भी उनका मेरी गारंटी है कि पूरा क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड जब मैं पूरा बता दे रहा हूं। तो अब क्या रह गई कमी की जिससे आपको समझ में ना आए? आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, संभावना भी ज्यादा होती है कि वो हो सकता है उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से बन जाए, इसलिए आप इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखें। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको इसमें कोई अब तक दिक्कत हुई? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा आराम से, उसके बाद में आप यहाँ पे आराम से डेरिवेशन देख सकते हैं। आपको शायद इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो, हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी बीएचयू वाला ही है, जो कि हम स्टार्टिंग में आपको लेक्चर बता दिए थे कि आज के सेशन में हम लोग 4 लेंगे क्वेश्चंस बीएचयू का जो प्रीवियस ईयर में आ गया है, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस जेईई मेंस के लेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज देखो कितना बड़ा लिखा है, ऑप्शन भी देखो कितनी मजबूती से उसने दे रखा है। कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमारा कोई एक चार्ज क्यू है और एक सर्किल में वो मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है। बहुत बढ़िया, इतना भी हमको पता चल गया कि सर्किल में मूव कर रहा है। उसने और क्या कहा, सेंटर पे एक हमने कैपिटल क्यू चार्ज रखा है भाई साहब। तो आप हमको ये बता दो, ये बता दो कि जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट्स सेंटर द वर्क डन इज, क्या है जैसे, अच्छा क्यू आवेश, यहाँ पे क्या, ए चार्ज क्यू मूव्स वंस अराउंड ए कंप्लीट सर्किल ऑफ रेडियस आर विथ चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर। क्यू आवेश के चारों ओर लिखा है, जरा हिंदी वाले समझिए कि क्यू चार्ज सेंटर पे रखा गया, केंद्र पे रखा गया, ठीक है। आप ऐसे फील करो
ऐसे है और यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज है और यहाँ पे सेंटर पे कैपिटल क्यू है। तो वो पूछ रहा है कि क्यू चार्ज जो उसमें दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, भाई दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, एनर्जी चाहिए तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, तो वर्क डन कितना होगा आपसे भाई पूछ रहा है कि बता दीजिए भैया हमको अमाउंट कितना होगा। चलो बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी मैं बताऊंगा, लेकिन देख रहे हो कितना भयंकर दिया है तरीके से। चलो ब्रेक करना स्टार्ट करें। एक चीज आपको पता है, जो हमारा सर्किल होता है, सर्किल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है? पोटेंशियल। ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ सर्किल, हमेशा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा ऑन द सरफेस ऑफ सर्किल पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम। देखो पूरी थोड़ी बता रहा हूं, जो लड़का नहीं पढ़ा है एकदम केवल ध्यान लगा के आपको देखिए, आपको पूरा मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन समझ में आपको आएगा, ठीक है, कि पूरा सेम होता है। अब सुनो आप लोग, अगर हम लोग ये ले लिए, अगर हम लोग एक यहाँ पे ले लिए स्फीयर और यहाँ पे हमने किया कैपिटल क्यू है, यहाँ पे अगर आप लोग दो पॉइंट ले लो, मान लेते हैं पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, मान लेते हैं क्यू हमारा चार्ज यहां से यहां तक गया, छोटा सा टुकड़ा पहले देखते हैं कि छोटे से टुकड़े का कितना होगा। तो हमने कहा भैया हमको पहले पोटेंशियल डिफरेंस आप बता दो, तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने निकाला VA और माइनस में VB, लेकिन हमने तुरंत क्या कहा, VA बराबर VB है भाई साहब। क्या आपको ये चीज पता है कि VA बराबर VB? अभी मैं आपको बता चुका हूं, आप उसको ध्यान में रख लीजिए। तो इस प्रकार से तो जीरो आ गया, क्या आ गया? जीरो आ गया। चलो अब हम लोग क्या करें, अब क्या आपको वर्कडन पता है? वर्कडन का फार्मूला क्या होता है? ऐसा सुनो, V जी इक्वल टू क्या होता है? W अपान Q होता है। क्या एक फार्मूला आपको पता है? ये होता है हमारा V जी इक्वल टू W अपान Q। तो यहां से आप लोग ट्रांसफर करेंगे तो W जी इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। और चूंकि आप यहाँ पे डेल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी डेल्टा कर दो। और आपको पता है कि 0 इंटू क्यू जी इक्वल टू 0 आता है। बताओ, तो इस बात को आप याद कर लो दिमाग में। जैसे मैंने यहाँ पे तो डेरिवेशन से बताया, बट अगर कोई चार्ज है और अगर वो चक्कर लगा रहा है किसी सर्किल में, तो उसके द्वारा किया गया कार्य वर्क डन 0 होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखते हैं कि हमारा ऑप्शन 0 कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा सही है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आपको ये सारी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने जेईई मेंस के क्वेश्चंस पर, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कि आपके भी ईयर में ये क्वेश्चंस आ जाए, इसलिए सावधानी के साथ क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चंस देखिए कब आया है, जेईई मेंस 2019 9 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट में। फिर क्या कर रहा है, एक कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। एक कैपेसिटर है, उसका जो एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटर क्या है 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। उसको हम लोगों ने क्या किया, और उसके पास चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और फिर क्या कर, इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफैरड। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके कैपेसिटेंस वैल्यू को, उसके कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को, जो 5 माइक्रोफैरड है 2 माइक्रोफैरड करना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये कर रहा है। फिर से क्वेश्चन को समझिए सरल भाषा में। हमारे पास एक कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड है, और उसके पास चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम का। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज उसके पास में। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा कि देखो तुम्हारे पास 5 रुपए है, 5C मान लेते हैं, जो उसका 5 माइक्रोकूलम दिया, 5 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, और उसको हम लोग तुम्हारा 3 रुपया तुम हमको दे दो, मतलब 3 माइक्रोफैरड वापस लेना चाहते हैं, और तुम्हारे रुपये को हम कितना करना चाहते हैं 2 माइक्रोफैरड। तो अगर हम आपसे रुपया छीनना चाहें तो कुछ जबरदस्ती करना पड़ेगा कि नहीं? अगर जबरदस्ती करना पड़ेगा मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स अगर लगाना पड़ेगा आपको, तो एक चीज पता है आपको कि W जी इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S होता है। अगर वहां पे फोर्स आया तो वहां पे W आएगा, और W क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। आपको पता है W क्या होता है, एनर्जी ही तो होता है भाई साहब। तो वही पूछ रहा है इसमें कि आप हमको बताओ कि कितनी एनर्जी उसमें खर्च होगी। 5 माइक्रोफैरड का हमारा है, 2 माइक्रोफैरड ये कैपेसिटेंस है, 5 माइक्रोकूलम इसका चार्ज है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है हमको 5 माइक्रोफैरड। आप यहां से 5 इंटू 10 की पावर -6 फैरड।
आपको दे रखा है चार्ज Q, और चार्ज Q कितना है 5 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻⁶ C दे रखा है। तो यहाँ पे हमको डाटा क्या क्या गिवन है कि C हमारा 5 माइक्रोफेरेड है जिसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁶ है, और यहाँ पे हमको Q दे रखा है मतलब 5 × 10⁻⁶। अच्छा आप एक बात सोचो कि जैसे हमारा वो कैपेसिटर था, ठीक है, उसके पास में क्या था, Q भी था और C भी था, तो ऑफकोर्स कि उसके पास पहले भी कुछ एनर्जी रही होगी, और जब उसको हम लोग खींच देंगे तो मतलब खींच के उसका कम करेंगे, क्या ये C अगर कम करेंगे तो उसके पास एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, ठीक है, देखते हैं कम होगी कि ज्यादा होगी, वो बात की बात है, मतलब कुछ एनर्जी में चेंज आएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं कि इनिशियल एनर्जी कितनी होगी। अच्छा एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, देखो एनर्जी का फार्मूला एक होता है हाफ QV, एक होता है हाफ CV² और एक होता है हाफ Q²/C। अब आप सर हमको ये बताइए कौन सा फार्मूला आप यूज करना चाहते हो। आप यू कैन चूज एनी फार्मूला अमंग दिस, बिकॉज क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग यूज करेंगे QC, क्यों भैया, देखो हमको Q भी पता है C भी पता है, और नहीं तो अगर जैसे V भी यूज करोगे ना तो यहाँ से आपको V का फार्मूला लगा के एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, तो जब हमको एक्स्ट्रा इतना टाइम थोड़ी रहता है एग्जाम में, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं U इनिशियल, I मतलब इनिशियल प्रारंभिक, उसके पास एनर्जी कितनी है, ऊर्जा कितनी है, तो हाफ Q²/C1। आप लोग एक ध्यान से देखिएगा, Q इसका नहीं बदल रहा है, इसका बदल क्या रहा है, केवल C, केवल और केवल C बदल रहा है। चलो ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दो, और U जो फाइनल है वो भी हो जाएगा हाफ Q²/C2। इतना भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब मैं आपको आगे बताता हूं कि अब आपको इसको आगे किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे हमको मिल गया, यहां पे हमको मिल गया। अच्छा फिर वर्क डन क्या होता है, चलो वहीं से पूरा सॉल्व हो जाएगा। वर्क डन WG होता है चेंज इन एनर्जी। ये आपको फार्मूला पता है कि नहीं, ये फार्मूला आपका बहुत जगह काम करता है, वर्क पावर एनर्जी से भी क्वेश्चंस आते हैं तो वहां से कोरिलेट कर देता है, फ्रिक्शन में भी इसका यूज होता है, तो इस फार्मूले को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वर्क डन WG चेंज इन एनर्जी मतलब बराबर डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल, हाफ Q²/C1 और माइनस में हाफ Q²/C2। तो यहां से मिला आपको हाफ और Q², 1/, अच्छा ये C2 था ये C1 था, ठीक, 1/C2 माइनस 1/C1 मिल गया। अब वैल्यू आप रखो, आप वैल्यू रखो 1/2 और Q² की वैल्यू क्या आएगी, Q हमारा क्या था 5 × 10⁻⁶ कूलम, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻⁻20 तो मतलब 12, और उसके बाद में क्या हुआ 1/C2 है, मतलब 1/C2 मतलब लास्ट वाला, मतलब 2 × 10⁻⁶ और माइनस में 5 × 10⁻⁶। शायद यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी सुनो 1/2 × 2 25 10⁻⁻12। एक काम करो इसको माइनस 10⁻⁻6 कॉमन कर लो, तो 10⁻⁻6 कॉमन चलाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1/2 और माइनस में 1/5। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको फाइनली, यहाँ से आपको 10⁻⁻6 कट कर देगा और यहाँ से आपको मिलेगा 25 इंटू में 10⁻⁻6 और यहाँ से आपको मिलेगा 5 उधर 2 उधर, तो 5 - 2 3 और यहाँ से आपको मिलेगा 10। तो यहाँ से आप इसको और कट कर दोगे तो आपको मिलेगा 25 इंटू 10⁻⁻7 इंटू में 3। तो क्या कोई ऑप्शन है जो इसमें मैच करेगा, ठीक है। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं अपना पूरा, हाफ QV हाफ CV², यहाँ से Q²/C यूज करिए, इनिशियल के लिए हम लोग C1 यूज करेंगे और फाइनल के लिए C2 यूज करेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हाफ Q²/C2 माइनस हाफ Q²/C1, हाफ Q² को कॉमन किया, हाफ Q² को जब आप कॉमन करोगे 1/C2 माइनस 1/C1 मिला, ये भी सही था। यहाँ से हाफ और Q² की वैल्यू कितनी है कि देखो Q की वैल्यू हमको कितनी रखी 5 × 10⁻⁶, तो यहाँ से हमको 5 का 25 और 10⁻⁻6 का -12। अच्छा यहाँ से हमको मिला 2, C2 हमारा 2 माइक्रोफैरड था तो 2 × 10⁻⁶ और इनिशियल वाला 5 था तो 1/5 × 10⁻⁶। आपको सारी ये वैल्यू पता होगी। अच्छा इसके बाद हम लोगों ने क्या किया 10⁻⁻6 यहाँ से कॉमन कर लिया क्योंकि दोनों में था, तो यहाँ बचा 1/2 माइनस में 1/5 और हमको मिला फिर फाइनली यहाँ से 25 इंटू 10⁻⁻7 10 उधर चला जाएगा और 3 इधर और नीचे हमको मिल गया यहाँ से 2।
अभी देखो 25 और कट कर लो, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा था उसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और इंटू में 10 के पावर माइनस में 7। अब ये कितना हो जाएगा देख लो, 37.5 10 के पावर माइनस में 7। शायद ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन है जो मैं अब लिख रहा हूँ 10 के पावर माइनस में 6 जूल। ऐसी एनर्जी आपको, इतनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, मतलब बहुत कम ही एनर्जी है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। 3.75 इंटू 10 के पावर माइनस में 6। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। जहां कहीं भी वर्क डन पूछे आप तुरंत वही फार्मूला लगाने की कोशिश करो, अगर आपको उसका सारा डाटा गिवन है तो। चलो हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2019 में पूछा गया था 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड वाले में। इसमें आपको दे रखा है कि हमारे पास दो पैरेलल कैपेसिटर हैं, एक का जो वैल्यू है वो 2 माइक्रो, एक का हमारा 1 माइक्रोफैरड है और जो दूसरा है उसका वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैरड है। अच्छा, हमारे दिमाग में आया कि चलो इसको कुछ डोनेट कर देते हैं। हमने क्या किया कि इसको +4 माइक्रो कूलाम को एक को दे दिया। और अच्छा ठीक है, हमारे पास जो पहले से था वो हमारे पास 1 माइक्रोफैरड का ही था। ठीक, 1 माइक्रोफैरड के हमारे कैपेसिटर हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितने कितने के हैं 1 माइक्रोफैरड के। फिर हमने क्या किया, डोनेशन दिया। डोनेशन कैसे दिया, एक पर +2 माइक्रोकूलम और एक पर कितना दिया +4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया। इस पर हमने क्या कर दिया, इसको चार्ज दे दिया। तब फिर मैंने पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना इस पर डेवलप होगा। क्वेश्चन को फिर से इजी वे में एक बार समझ लीजिए। जैसे हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनका कितना है 1 माइक्रोफैरड इनका कैपेसिटी है। ठीक है, जो कैपेसिटेंस लगा है उसकी कैपेसिटी कितनी है 1 माइक्रोफैरड। फिर हमने क्या किया कि एक को 2 माइक्रोकूलम का और एक को 4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया। अब सोचो आप, जिस पर ज्यादा चार्ज दे दोगे तो इस पर ज्यादा चार्ज आएगा, हो सकता है निगेटिव ज्यादा आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव ज्यादा आ जाए। ठीक है ना, जैसे ज्यादा इस पर चार्ज दिए तो क्या हो, निगेटिव ज्यादा आ गया। इस पर कम दिए, जिससे 4 रियो ज्यादा हो गया, इस पर कम हो गया, तो दोनों में हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी उस पोटेंशियल डिफरेंस की जो उसमें जनरेट हो रहा है। तो आपको मैं एक डायरेक्ट फार्मूला लिखवाता हूं, उस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम वैल्यू ऑफ चार्ज आपको बताते हैं कितना होगा, वैल्यू ऑफ चार्ज। अच्छा, कैसा चार्ज, ऐसे चार्ज की वैल्यू जब कोई किसी कैपेसिटर पर दिया जाता है चार्ज, जैसे हम लोगों ने 2 दिया चार्ज, ठीक है, किसी कैपेसिटर पर, जैसे यहां पर हम लोग दे रहे हैं, तो उसके बाद में स्टेडी स्टेट में आने के बाद में, साम्यावस्था में आने के बाद में नेट चार्ज कितना होगा उसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं क्यू नेट। इसमें हमारा होता है Q1 माइनस में Q2/2। और यार ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा फार्मूला है ये वैलिड है किसी भी पोलरिटी के लिए। पोलरिटी जैसे चेंज कर दिया तो ऐसा बात नहीं है कि पोलरिटी चेंज करने के बाद में आपका ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। हमेशा आपका फार्मूला Q1 माइनस Q2/2 आपको लगाना है। कोई आपको कैपेसिटर दिया, इस पर दिया रखा है इस पर इतना चार्ज, इस पर इतना चार्ज, तो आप तुरंत Q नेट निकाल लेना कि आपका कितना आने वाला है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा Q1 जो दे रखा है वो हमारा है प्लस में 2 माइक्रोकूलम, और उसके बाद में क्या है यहाँ पर +4। Q2 मान लेते हैं हमारा प्लस में 4, मानना क्या है दिया है, वैल्यू ला के रख दो। देखो Q नेट निगेटिव से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 4 कितना रखोगे 2 - 4, अरे आप 4 - 2 रख लेना कोई दिक्कत नहीं है। हमको मिला 1, कितना मिल गया हमको 1 माइक्रोकूलम। हमको कितना मिल गया Q टोटल, उस पर Q कितना गया 1 माइक्रोकूलम का, और हमको दे रखा है कि C कितना है 1 माइक्रोफैरड का। अब पोटेंशियल पूछ रहा है, हमको जरूर एक चीज पता है कि C = होता है Q/V। आपको पता है कि नहीं, ये आप ऐसा कर लो, ये इसके लिए क्या हो जाएगा C Q नेट अपॉन में V। तो यहां से आप लिख सकते हो V = Q नेट अपॉन में C, और Q नेट आपको कितना दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, आप यहां से यूज करना है 1 माइक्रोकूलम, और C कितना दे रखा है C 1 माइक्रोफैरड का। तो आपको मिला यहां से 1 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, मतलब आपका फाइनली क्या आ गया 1 वोल्ट। कहाँ है ऑप्शन में 1 वोल्ट, आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए इतना भयंकर क्वेश्चन दिखा था रे जेईई मेंस का क्वेश्चन, लेकिन एकदम बस एक ही फार्मूला रखे क्वेश्चन हमारा आ गया। आई होप कि ये सब जितना मैंने आज 6 क्वेश्चन, जिसमें से 4 BHU का था और 2 जेईई मेंस का था, सॉल्व किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताइए आपको ये क्वेश्चंस कितना समझ में आया। तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक थैंक यू।